हेलो एवरीवन। आज जो एम पी पी एस सी प्रीलिम्स 2026 की सीरीज़ है, इसमें ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने ये बताया था आपको कि नोटिफिकेशन कब आएगा और कितनी पोस्ट आ सकती है और 350 प्लस पोस्ट की क्या सच्चाई है। दूसरा जो वीडियो है इसमें मैं ये बताऊंगा कि आप कैसे 85 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, 85 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हैं एम पी पी एस सी प्रीलिम्स में। मैंने किया है और प्रूफ के साथ आपको थंबनेल में मेरा स्कोर कार्ड भी आपने देखा होगा। 2025 का स्कोर कार्ड उन्होंने जारी नहीं किया है, नहीं तो मैं बताता आपको कि मेरे 2025 में 87 क्वेश्चन करेक्ट हैं प्रीलिम्स में, पेपर वन में। फोर सर्विसेज में मैंने निकाली है, तो सी सेट में भी मेरे हमेशा 80 प्लस 85 प्लस ही क्वेश्चन सही हुए हैं। तो मैं आपको वो स्ट्रेटजी यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप कैसे 85 प्लस स्कोर कर सकते हैं सिविल सर्विसेज में। एटलीस्ट 80 प्लस तो आप कर ही सकते हैं, इतना अनुभव मुझे हुआ है 80 प्लस का। मैं बताऊँ आपको, मैं 5 बार से 82 83 प्लस क्वेश्चन सही कर रहा हूँ प्रीलिम्स में। तो मैं आपको बहुत अच्छे से ये बता सकता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन आपको सही आप कर सकते हैं इनको। कुछ ही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और कुछ ही चीज़ें जो मैंने की है। मैंने पहले यूपीएससी में प्रिपरेशन करता था, उसके बाद फिर मैं जब से एमपीपीएससी में आया हूँ, मैं 7 बार लगातार प्रीलिम्स क्लियर किया हूँ, 6 बार लगातार मेंस क्लियर किया हूँ। अभी मेरा मेंस है वापस से। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर सकते हैं जिससे हम इतना स्कोर कर पाएंगे। कुछ चीज़ें हैं, जिससे पहला मैं बताऊं आपको, तो सोर्सेस आपको बहुत अच्छे से चाहिए। सबसे पहले सोर्सेस से भी पहले अगर मैं बात करूं तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। उसके बाद सिलेबस में आप ईच एंड एवरी टॉपिक के बारे में आप देखिए कि वास्तव में सिलेबस में हमारा क्या दे रखा है। आजकल एमपीपीएससी क्या कर रही है, पहले ऐसा एमपीपीएससी की इमेज थी कि सिलेबस से क्वेश्चन नहीं पूछती थी, उनके मन में जो आता था वही पूछती थी। अभी ऐसा नहीं है। अभी एमपीपीएससी केवल सिलेबस से स्टिक होकर क्वेश्चन पूछ रही है, जो भी आपको सिलेबस में दे रखा है उसी से क्वेश्चन पूछ रही है एमपीपीएससी। तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस में जो भी यूनिट आप पढ़ना शुरू करना चाहते हैं उस यूनिट का सिलेबस बहुत अच्छे से डिटेल से आपको एनालिसिस किया हुआ होना चाहिए कि मैं इस यूनिट के लिए किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनाऊं ताकि मेरा ये यूनिट में 10 में से एटलीस्ट 8 से 9 क्वेश्चन सही हो जाए। तो सिलेबस से स्टिक रहना है और सिलेबस को अच्छे से समझना है। पहली चीज़ ये है, एमपीपीएससी के बारे में जानना है हमको। कैसे जाना जा सकता है एमपीपीएससी के बारे में या किसी एग्ज़ाम के बारे में कैसे जाना जा सकता है, उसके दो ही रास्ते हैं। एक तो उसका सिलेबस जान लें, दूसरा ये है कि वो किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं वो जान लें। तो उसके लिए क्या करते हैं, सिलेबस का तो मैंने बता दिया। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ये कि आपको जो पीवाईक्यू है उसके ऊपर बिलीव करना है, उसको घोल के पीना है कि पीवाईक्यू में एमपीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रही है। आप देखोगे कि एमपीपीएससी पिछले 5 साल के अगर पेपर का आप एनालिसिस करोगे तो उसमें आप पाओगे कि कुछ थीम्स ऐसी है जो हर साल आ रही है। जैसे मैं बताऊं आपको, तो खनिज की, मध्य प्रदेश में खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं क्षेत्र अनुसार। दूसरा, भारत में खनिज की क्या रैंकिंग है। तीसरा, जो ऊर्जा संसाधन है उससे रिलेटेड चीज़ें, नवीनीकरण ऊर्जा पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। एग्रीकल्चर अगर मैं बात करूं तो फसल के अनुसार कौन से राज्य में कौन सी फसल ज़्यादा होती है, मध्य प्रदेश में कौन सी फसल में कौन सा जिला ज़्यादा है। जनगणना की अगर मैं बात करूं तो बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन थीम को आपको समझना है, उन थीम को आपको पकड़ना है कि हाँ, ये तो मेरे बहुत अच्छे से होना चाहिए क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन बन ही रहा है। तो पहली बात तो ये हो गई सिलेबस। दूसरी चीज़ है सिलेबस के अकॉर्डिंग करेक्ट रिसोर्सेज फॉलो करना। करेक्ट रिसोर्सेज, मार्केट में बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल है, लेकिन मैंने जितने रिसोर्सेज देखे उनमें कहीं ना कुछ मिस्टेक जरूर होती है। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो ज़्यादा ऑथेंटिक है। जैसे मैं बात करूँ परीक्षाधाम, परीक्षाधाम अच्छा है, ऑथेंटिक रिसोर्स है। दूसरा मैं बात करूँ निर्माण आईएएस, निर्माण आईएएस भी बहुत ऑथेंटिक रिसोर्स है। ये लोग जिम्मेदारी से किताब बनाते हैं, ठीक है। मेरे को किसी ने पैसे नहीं दिए हैं, मैं जो पढ़ा हूँ और मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज दूसरे भी देखे हैं, तो मैंने देखा है ये कि ये लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं नोट्स प्रिपरेशन में। तो हमको हमको किसी की कोचिंग से अटैचमेंट नहीं लेना है। जैसे कोई बच्चा आकर आईएएस पढ़ रहा मान लो, अब उसको लगे कि मेरी कोचिंग ये है, ये मैं तो इसी से पढ़ूंगा, मैं तो इसी से, ऐसा नहीं है। हमको सिलेक्शन लेना, हमारा मेन पर्पस है हमको सिलेक्शन लेना है किसी भी करके। तो इसके लिए हमको अच्छे रिसोर्सेज, ऑथेंटिक रिसोर्सेज फॉलो करना ज़रूरी है। तो रिसोर्सेज करेक्टली फॉलो करने। दूसरी बात, अब जब आपके पास सिलेबस आ गया, जब आपके पास रिसोर्स आ गया, तो आप क्या करो, पीवाईक्यू उठाओ। पीवाईक्यू में क्या करना है आपको, पिछले 5 साल के, जैसे जब से सिलेबस बदला है, कब, 19 के बाद की बात बता रहा हूँ। तो 19 के बाद सिलेबस चेंज हुआ और उसके बाद जो है पेपर कॉपी जो मेंस में लिखी जाती है उसका भी पैटर्न चेंज हुआ। तो 19 के बाद आपको 19 से लेके तो आज तक के पेपर आपको उठाने हैं, देखना है कि किस टॉपिक से और कैसे देखना है। सिलेबस को उठाना है,
ठीक, वो बुक को उठाना है, रखना है साथ में। और दूसरी बात, PYQ के 5 जो भी पेपर हुए 19 के बाद से, उन पेपर को आपको डाउनलोड कर लेना है। उन पेपर में आपको उस टॉपिक से क्वेश्चन देखने हैं कि हाँ इस टॉपिक से या नदियों से ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप पूरा एनालिसिस करो कि नदियों से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हाँ, नदियों से लंबाई, नदियों से दिशा, नदियों से उन पर परियोजनाएँ, नदियों से उनकी सहायक नदियाँ, सहायक नदियों में भी दाईं ओर की बाईं ओर की सहायक नदियाँ। तो ये क्वेश्चंस आपको देखने हैं तभी जब आप प्रिपरेशन करोगे उस किताब से। तो उस किताब में आप ये देखो कि ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं MPPSC, ये है भी कि नहीं है उसमें। जब अगर है तो उनको और डिटेल्स आपको प्रिपरेशन करनी है। अभी तो आजकल अफवाह प्रणाली पे भी क्वेश्चन पूछने लगी है MPPSC। तो हमको क्या करना है, पहली बात सिलेबस से स्टिक रहना, दूसरा रिसोर्स करेक्ट फॉलो करना है, तीसरा PYQ एनालिसिस करना है। और PYQ एनालिसिस में आपको ये देखना है कि आप, कई बार ऐसा होता है कि हमने जो चीज़ें पढ़ी रहती है वो, और क्वेश्चन में उसका एप्लीकेशन आता है, क्वेश्चन में वैसा का वैसा ही जैसा आपने पढ़ा रहता है वैसा नहीं आता। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लॉजिकल गेस। लॉजिकल गेस क्या है, लॉजिकल गेस केवल आपने जो नॉलेज लिया है उस नॉलेज का एप्लीकेशन है। और अगर आप एप्लीकेशन जान लिए नॉलेज का, तो फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप में इतनी कामनेस आ जाएगी कि आप पेपर को हैंडल करते समय घबराएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ठीक है, जो मुझे आता है वो तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन जो नहीं आता है उसको मैं करना जानता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस दिलाता है क्या, ये लॉजिकल गेस दिलाता है। और ये मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। मैं बताऊंगा इसमें कि मैं किस प्रकार से आपकी मदद करूंगा। मेंटरशिप प्रोग्राम में जो चला रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं ऑलरेडी सर्विस में हूँ और अनुभव से बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, तो इसको थोड़ा सा समझना अच्छे से। तो हो गया ये। दूसरी बात, हमने क्या अभी पढ़ना शुरू भी नहीं किया, हमने अभी पढ़ने की हम केवल प्रिपरेशन कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट किताब उठाते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है हमको। हमको पहले ये देखना है कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ पहले देखनी। तीसरी जो चौथी जो चीज़ है वो है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स हमको कैसे बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए कि एक टॉपिक से 2 से 3 पेज से ज़्यादा नोट्स नहीं होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए कि राइटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको केवल समझ में आना चाहिए, इससे नोट्स होना चाहिए। एक फेमस कहावत है कि अच्छे नोट्स वो होते हैं जो आपके अलावा किसी को समझ में नहीं आया। जैसे आप A4 साइज़ पेपर लीजिए, आप A4 साइज़ पेपर में आप नोट्स बनाना सीखिए। A4 साइज़ के पेपर लीजिए और उस पेपर में आप खाली जगह मत छोड़िए कहीं भी, उसको जितना आप उसमें नोट्स भर सकते हो उतने भरिए, ठीक है। और जितना आप लिख सकते हो उतना लिखिए, लेकिन केवल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ऐसा कचरा नहीं लिख डालना। पता चला बुक में से एक और बुक बना दी, तो उसके लिए मैं अपने नोट्स शेयर करूँगा, मैं आपको बताऊँगा, मैं आपको सिखाऊँगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक। तो शॉर्ट नोट्स क्यों ज़रूरी है मैं बताता हूँ। शॉर्ट नोट्स ज़रूरी है रिवीजन के लिए। रिवीजन हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट है। देखिए क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मान लो अगले दिन आपकी एग्ज़ाम है, और अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हिल जाएगा एकदम। तो एक तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, दूसरी चीज़ याद नहीं आएगी आपको चीज़ें, कन्फ्यूजन हो जाएगी। और एग्जामिनर कन्फ्यूजन वाले एरिया से ही क्वेश्चन पूछता है, वहाँ से नहीं पूछता है जो इजी है। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि उसको गलत करवाना है, उसका मकसद है गलत करवाना, सही करवाना नहीं है उसका मकसद। तो इसीलिए आपको ये बात समझनी है कि एग्जामिनर का मेंटेलिटी आपको समझनी है कि एग्जामिनर एक्चुअल में क्वेश्चन क्यों बना रहा है। वो इसलिए बना रहा है क्योंकि मेजोरिटी इस क्वेश्चन से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि आखिरी में रिवीजन करके नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 250 300 पेज की किताब पढ़ते हैं और आखिरी में भी उसी को पढ़ के जाते हैं, तो रिवीजन हो ही नहीं पाता है। 10 यूनिट है, 10 यूनिट में प्रत्येक यूनिट की 200 पेज की तो किताब होगी ही। अब 200 पेज का रिवीजन आप आखिरी में कर सकते हैं क्या? एक किताब का भी नहीं कर पाएंगे आप। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए शॉर्ट नोट्स ज़रूरी है। यकीन मानिए मैंने UPSC के 4 से 5 अटैम्प्ट खो दिए हैं शॉर्ट नोट्स के चक्कर में। जब मैंने बनाना शुरू किया तब मेरा निकला, फिर उसके बाद मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी कोई एग्ज़ाम नहीं निकली हो। तो शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ। बिना शॉर्ट नोट्स के आप बहुत तकलीफ में आएंगे, आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। कोई बोले ना ऐसा कि मैं बिना शॉर्ट नोट्स के सिलेक्शन कर लूँगा, तो वो खुद को मूर्ख बना रहा है, ठीक। क्योंकि शॉर्ट नोट्स में ऑडियो विजुअल मेमोरी, सारी मेमोरी काम करती है। जब हम बनाते हैं तो हम बोलते भी है, बोलते हैं तो हमारे कान सुनते भी है, सुनते हैं तो आंखें देखती भी है, ये सब चीज़ें काम करती है। और आपको खुद को पता होगा ये बात कि ऑडियो विजुअल मेमोरी से ज़्यादा चीज़ें याद रहती है और ज़्यादा दिनों तक याद रहती है, ठीक हो गया। तो शॉर्ट नोट्स, उसके बाद उसका रिवीजन। और रिवीजन कैसे? रिवीजन डेली करना है आपको, 1 से 2 घंटा आपको पर डे डेली रिवीजन के लिए लगाना है। मैं आपको जो शेड्यूल प्रोवाइड कराऊंगा, पूरे दिन का शेड्यूल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको इस समय ये प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसमें 1 से 2 घंटे आपकी रिवीजन करेंगे। आपको डेली रिवीजन करना है। डेली रिवीजन जो व्यक्ति नहीं करता है वो व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। क्यों नहीं जीत सकता? मैं यूनिफॉर्म सर्विस में हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे जो उस्ताद हैं वो बताते हैं, ये एग्जांपल देते हैं। कई बार हमको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे आज फॉरेस्ट मार्टियर्स डे है, तो अभी हम परेड कर रहे थे सुबह से, मैं जस्ट आया ही हूँ, अभी यूनिफॉर्म निकाल के मैं वीडियो बना रहा हूँ।
तो मैंने एक बात सीखी आज ही कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम लगातार बातें करें, पढ़ाई करें। जैसे हमको मान लो युद्ध लड़ना है, ठीक है, युद्ध लड़ना है तो हमने अभ्यास तो नहीं किया युद्ध लड़ने का। अभ्यास मतलब ना तो हमने ड्रिल करी, ना हमने वेपन चलाना सीखा, ठीक, ना हम सीख रहे हैं, ना हमने वेपन की ट्रेनिंग ली है, और दूसरी बात ना हम डेली वेपन को यूज़ करते हैं, ना पता चलता है हमको कि क्या करना है हमको। तो आप क्या करो, आप सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, ठीक। आखिरी के दिन आप क्या करो, अचानक से वेपन चला लो। कर पाओगे क्या? आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस में रिवीजन इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के साथ में टेस्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ से नहीं, मैं बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज़ मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया आज तक। कोई बोले कि मैं मेंस का, प्रीलिम्स का कोई टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन नहीं किया, कभी नहीं किया, मैंने इसे ही निकाले हैं, ठीक। तो वो कैसे किया मैंने? तो वो ऐसे किया मैंने कि मैं क्या करता था कि जो टॉपिक मैंने पढ़ा उसके PYQ लगाता था। PYQ लगाने के बाद जो निर्माण या परीक्षाधाम में जो भी ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं पीछे, उन ऑब्जेक्टिव को सोल्व करता था। ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने से हमको चीज़ें ज़्यादा दिनों तक याद रहती है, क्योंकि हमने हमारे दिमाग को उस टॉपिक के लिए टेस्ट कर लिया है, ठीक है। तो रिवीजन के बाद प्रॉपर स्ट्रेटजी में ये बता ही रहा हूँ। प्रॉपर स्ट्रेटजी में मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में बताना चाहूँगा, मेंटरशिप के बारे में। मेंटरशिप में देखो क्या होता है कि मैंने ये पहला बैच चालू किया था कब? 2024 के लिए, ठीक है, 25 के लिए पहला बैच चालू किया था। अब 2026 के लिए मैं दूसरा बैच चालू कर रहा हूँ। पहले बैच में मेरे पास समय कम था, तो मैंने केवल 100 बच्चों को ही लिया था, और 100 बच्चों में से लगभग 11 बच्चों की प्रीलिम्स निकली थी, और बाकी सब बच्चे लगभग 1 या 2 क्वेश्चन से रह गए थे, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन से। अभी भी मेरे पास वो सब बच्चे हैं। तो अभी मैं दूसरा आरंभ करके जो प्रीलिम्स के लिए है वो बैच मैंने चालू किया है। मेरा नाम है RF वरुण शर्मा। PYQ एनालिसिस इसमें मैं करवाऊंगा आपको। डेली टारगेट इसमें मैं आपको दूंगा, डेली टारगेट। उसके बाद स्ट्रेटजी, और टारगेट ऐसा कि अच्छे से फॉलो कर सकते हो, कॉन्फिडेंस आएगा आपको। स्ट्रेटजी में पूरी सिखाऊंगा आपको कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। वॉइस कॉल करूंगा मैं, हफ्ते में 3 बार वॉइस कॉल करूंगा। आप मेरे से रूबरू होंगे, मेरे से सवाल पूछेंगे, मेरी आवाज़ में आपको हर चीज़ में मैं बताऊंगा, और हर चीज़ में आपके लिए अवेलेबल रहूँगा कि आप जो भी मुझसे पूछना चाहें मेरे से बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह पूछ सकते हैं। कंप्लीट शेड्यूल मैं आपको दूंगा। यूनिट वाइज टेस्ट में आपका लूँगा, मैं खुद टेस्ट बनाऊंगा, और इसी में टेस्ट भी इंक्लूड रहेगा। लॉजिकल गेसिंग में सिखाऊंगा, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है मेरी। देखो, मेरा मानना है कि प्रीलिम्स जो है वो नॉलेज से ज़्यादा टेक्निक से निकलता है। नॉलेज में क्या होता है, हम चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन टेक्निक में हमको क्या होता है, टेक्निक में हम ये सीखते हैं कि हमको जो नहीं आता उसको हमको कैसे करना है। तो वो नॉलेज को अप्लाइड करना हम सीखते हैं, और ये मैं सिखाऊंगा आपको PYQ एनालिसिस मेरे साथ करवा के। हर क्वेश्चन का एनालिसिस करवाऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये कैसे है, और आपको क्या कैसे सोचना है एग्जाम में जाके, एग्जामिनर का दिमाग आपको कैसे पढ़ना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसे ही 87 क्वेश्चन नहीं आया मेरे को 2025 में। मैं तो ट्रेनिंग में से एग्ज़ाम देने गया था, तो आ ही नहीं सकते ऐसे। तो मेरे को टेक्निक पता है, और वो टेक्निक आपको सिखा सकता हूँ मैं, और मैं सिखाऊंगा इसमें, ठीक है। फीस भी मैंने बहुत कम रखी है। जो शुरू के 100 बच्चे जो आएंगे उसमें 1000 रुपये मैंने फ़ीस रखी है। लगभग 30 बच्चे के आसपास तो ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उससे वहाँ पे मैसेज कर देना ग्रुप में, तो मैं आपको पर्सनल मैसेज भेज दूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक का एनालिसिस पर यूनिट में से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, डाउट क्लियरिंग जब भी आप मुझसे पूछना चाहे पूछ सकते हैं। सेशंस में लूँगा ही वॉइस कॉल के माध्यम से। सिनॉप्सिस मेकिंग, शॉर्ट नोट्स मेकिंग, और मैं अपने भी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। सिलेबस का पूरा एनालिसिस, यूनिट वाइज, बुक लिस्ट, रिसोर्सेज, सबके बारे में बताऊंगा। सिलेबस को पूरा डिकोड करके बताऊंगा। जैसे मैं बताऊं, ये पूरा का पूरा मेरा शेड्यूल है। 20 सितंबर से मेंटरशिप चालू हो रहा है, लेकिन मैं अभी ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप अभी ज्वाइन करो, क्योंकि ये 10 दिन में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ये तो 20 तारीख से तो पढ़ना शुरू होगा, लेकिन पहले उसकी पढ़ने की प्रिपरेशन मैं सिखाऊंगा इन 10 दिनों में। तो ये पूरा शेड्यूल हमारा रहेगा। देखो, आप मैंने इतना अच्छे से बनाया हुआ है, ये बहुत डिटेल्स है, ठीक है। और इसमें मैं इकोनॉमिक सर्वे की PDF भी आपको दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट डाटा रहेंगे, जैसे मैं बताऊं कृषि का डाटा, उसके बाद जो भी चीज़ें, नदियों का एक पेज में डाटा, उसके बाद जो मिनरल्स वगैरह है, जनगणना वगैरह का डाटा है, ये याद करना आपको आसान हो जाएगा। मैं आपकी बहुत मदद करूँगा इसमें, ठीक है। तो ये मैंने ईच डे का बना रखा है। उसके बाद फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा, बहुत अच्छे से समय दे रखा है, उसके बाद फिर 1 दिन का आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा, और उसके बाद फिर टेस्ट होगा। मैं खुद टेस्ट बनाऊंगा PYQ एनालिसिस करने के बाद, ठीक है। तो ये मेंटरशिप का मैंने आपको बताया, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, टेस्ट सीरीज़ में बात कर चुका हूं। टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी नहीं है। टेस्ट सीरीज़ केवल PYQ एनालिसिस के माध्यम से आप खुद बना सकते हैं, खुद सोल्व कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ में आप PYQ एनालिसिस, ये जो 2019 के बाद के एग्ज़ाम है उनका तो आपको करना ही है, लेकिन आप जो भी MPPSC बाकी सब एग्ज़ाम लेती है, उनके जो शुरू के 50 क्वेश्चन है, उनका सिलेबस आपके सिविल सर्विसेज के सिलेबस से मैच करता है। तो अगर वो वहाँ भी आप PYQ करोगे तो वो आपके यहाँ रिपीट होते हैं। मैं बताऊँ आपको, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हूबहू रिपीट होते हैं, ठीक है।
तो मेंस के टॉपिक, हाँ मैंने ये बता दिया कि मेंस एमपीपीएससी की जो अदर एग्ज़ाम्स होती है उसके जो शुरू के 50 क्वेश्चन है वो आपको देखने हैं। हाँ, एक और थीम्स के बारे में आपको बता दूं, एमपीपीएससी थीम्स रिपीट करती है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको, मिनरल्स की, एग्रीकल्चर की जो रैंकिंग है हर बार रिपीट होता है। थीम्स रिपीट करती है एमपीपीएससी, और वो थीम्स के बेसिस पे आप एनालिसिस करके उन थीम्स को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं वो थीम्स भी आप बताऊंगा आपको कि वो थीम्स आपकी कौन सी है जो आपको रिपीट कर होती है और आपको प्रिपेयर करनी है। मेंस टॉपिक्स, हाँ एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेंस ही की है सिलेक्शन की। कुछ लोग फॉरेक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्राइटेरिया फिट नहीं बैठता, लेकिन मैं उनको भी बताऊंगा ग्रुप में। प्रीलिम्स फॉरेक्स के लिए भी है ये और सिविल के लिए भी। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेंस के ऐसे कौन से टॉपिक है जो आपको प्रिपेयर करने हैं ताकि आपका प्रीलिम्स में उसकी मदद मिले। जैसे मैं आपको बताऊं, पेपर वन में पार्ट ए पे फोकस करो अच्छे से। क्यों? क्योंकि आपकी भारत का जो इतिहास है, मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, वहीं लोग लेख करते हैं। देखो क्या होता है कि 70 के ऊपर की जो पूरी स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी है जिसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेंस का आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मेंस में क्या है, जिसे क्वेश्चन आया था कि चांदी के सिक्के किस गुप्त वंश के शासक ने चलाए थे। जब हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त ने ये बात बोली हुई है, वहाँ पे हम मेंस में लिखते हैं ये बात। क्या लिखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो ये है वहाँ पे। मेंस में जब हम लिखते हैं तो हमको ज़्यादा याद रहता है। तो मेंस आप डिटेल से पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद रहेगी ज़्यादा अच्छे से। मेंस में पार्ट ए पेपर 1 का, पार्ट बी यानी ज्योग्राफी मध्य प्रदेश और भारत की, तो ये 4 यूनिट तो आपकी यहीं हो जाएगी बहुत अच्छे से। दूसरी बात, पेपर 2 का पार्ट ए समाजशास्त्र पार्ट बी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 3 का पार्ट ए थोड़ा सा, लेकिन पार्ट बी ज़्यादा, साइंस और एनवायरनमेंट, वो अच्छे से पढ़ना। सांख्यिकी वांख्यिकी ये पढ़ने की ज़रूरत आपको अभी नहीं है। ठीक है, पेपर 4, 5, 6 को आप स्किप कर सकते हैं। 5 उन लोगों के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना है जो कि फॉरेस्ट, हाँ 5 आप फॉरेस्ट सर्विसेज वाले तो 5 पढ़ के क्या करोगे, तो उससे अच्छा आप थोड़ा सा हिंदी और अच्छे से कवर कर लेना दूसरी किताब से, जिसे मैं बता दूंगा। वो भी आपको मेंस के लिए, जो प्रीलिम्स के लिए फॉरेस्ट का जो सीसेट आता है पेपर, उसके लिए मैं अच्छे से स्ट्रेटजी बना के एक वीडियो आपके लिए सेपरेट बना दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप 85+ स्कोर कर सकते हैं, और ये आप फॉलो करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। कोई मई का लाल नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन। मेरे साथ जुड़ो आप, ठीक है, आपको फ़र्क दिखेगा। फ़र्क दिखा है लोगों को, लोग 50 से 80 तक पहुँचे मेरे साथ जुड़ के एक ही साल में। तो इसीलिए आप जुड़ सकते हो, भरोसा कर सकते हो, है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।